मित्रों, मैंने तो अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी समकालीन जनमत के इस मंच पर, और अगर आप आ रहे हैं तो आप लोग भी अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहें ताकि हम जितना जल्दी हो सके आज की वार्ता हम शुरू कर सकें। दो मित्र तो दिख रहे हैं, और यह भी बताएं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है ना? आप लोगों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही मित्र। हाँ, संतोष राय जी आ गए। आपको भी लाल सलाम कॉमरेड। अब मित्रों का आना शुरू हो गया। कुछ मित्र और आ जाएं तो फिर कामनी त्रिपाठी जी भी, तो फिर हम लोग बातचीत शुरू करते हैं आज के विषय पर। आशीष सिंह है, मयंक गर्ग, तमाम साथियों को नमस्कार। रुचि आ गई हैं, रुचि दीक्षित, नमस्कार। तो आप लोग कहें तो फिर बातचीत शुरू की जाए। संजय जी, उमा राग, ये सारे लोग आ जाएं तो फिर हम लोग बातचीत शुरू करें। यह भी एक ऐसा माध्यम है जहां हमारे सामने कोई नहीं है, सिर्फ सबके नाम हैं, और अपने नाम से हमारे मित्र और उनकी उपस्थिति यहाँ दर्ज हो रही है। और ये कितना अटपटा सा भी लग रहा है कि मैं एक गंभीर विषय पर चर्चा करूं और मेरे सामने कोई ना हो। हाँ, सिर्फ साक्षात माने प्रत्यक्ष रूप से कोई ना हो। आप लोग तो हैं ही हैं। अवधेश त्रिपाठी जी, विष्णु आ गए, रामायण राम जी, है ना? तो मुझे लगता है कि हम लोग बातचीत शुरू करें। मित्रों, आज हम लोगों की बातचीत का विषय है उत्तर भारत में तीसरी धारा के सांस्कृतिक संगठन के निर्माण की प्रक्रिया। हम लोग इसी विषय पर आज बात करेंगे। आप लोग तो जानते ही हैं कि जनवादी आंदोलन या सामाजिक परिवर्तन में जो सबसे बड़ी भूमिका, एक हथियार की तरह की भूमिका संगठन और विचारधारा की होती है। विचारधारा किसी भी संगठन का प्राण तत्व की तरह होता है, और सांस्कृतिक संगठन चूँकि उसका आधार ही वैचारिक होता है, विचारधारा उसका आधार ही होता है, वैचारिक संघर्ष सांस्कृतिक संघर्ष का अनिवार्य तत्व होता है। तो इसलिए यह जरूरी है कि अगर हम सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया में शामिल हैं, हम सामाजिक बदलाव की दिशा में क्रियाशील हैं, तो संगठन पर हमारा जोर रहे और विचारधारा पर हमारा जोर रहे। जब हम उत्तर भारत की जब हम बात करते हैं तो उत्तर भारत का आशय हमारा ये हिंदी उर्दू पट्टी है, जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, और हमारी तमाम जनपदी भाषाएं हैं। और जब हम तीसरी धारा की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर हमें उन अन्य दो धाराओं की भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। तो संस्कृति के क्षेत्र में
जो हम तीसरी धारा की बात करते हैं तो वहाँ दो धाराओं के रूप में हमारे सामने प्रगतिशील लेखक संघ है और जनवादी लेखक संघ है, और जन संस्कृति मंच तीसरी धारा का प्रतिनिधित्व करता है। और इस तरह से प्रलेश, जलेश और जसम, ये तीन धाराएं, और जो 1936 के बाद जो प्रगतिशील आंदोलन हमारा रहा, ये तीनों धारा अपने उस विरासत को की इनकी दावेदारी भी है, और उस परंपरा से अपने को ये तीनों धाराएं जोड़ती भी हैं। दूसरी बात, थोड़ा इन तीनों संगठनों के निर्माण के दौर को भी हमें देखना चाहिए। प्रगतिशील लेखक संघ जो दोबारा आज़ादी के बाद पुनर्गठित हुआ, वह 1975 में उसका पुनर्गठन होता है। गया में उसका सम्मेलन होता है और वहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ अस्तित्व में आता है। 1982 में जनवादी लेखक संघ का निर्माण होता है, उसका दिल्ली में सम्मेलन होता है, और उस सम्मेलन के माध्यम से जनवादी लेखक संघ सामने आता है, अस्तित्व में आता है। जन संस्कृति मंच का निर्माण, इसकी स्थापना 1985 में होती है। तो मतलब ये दोनों संगठनों के बाद जन संस्कृति मंच सामने आता है, उसकी स्थापना होती है। जरा उस दौर को भी हम लोगों को देखना चाहिए कि ये दौर है जब देश में कांग्रेसी हुकूमत है। मतलब अगर देखा जाए तो इजारेदार, नौकरशाह पूंजी और सर्वसत्तावादी व्यवस्था इस देश में कायम रहती है, और जिसके तहत देश की जनता ने इमरजेंसी को देखा, माने इंदिरा तानाशाही के दौर को देखा, और 84 के सिख विरोधी हिंसा, जेपी आंदोलन जैसे आंदोलन भी हुए। मतलब दमन और प्रतिरोध का एक पूरा दौर यह इसमें आप देख सकते हैं इस दौर में, जबकि यह तीनों संगठन अस्तित्व में आते हैं, तीनों संगठन का निर्माण होता है। उस समय से आज की स्थितियां जरूर भिन्न है, और इसीलिए ये संगठनों के बीच भी एक संघर्ष और एकता का तत्व भी मौजूद आपको मिलेगा। वह दौर था जब संघर्ष का तत्व संगठनों के बीच, धाराओं के बीच रहा, और एकता का तत्व उसके मातहत रहा। और आज जिस कम्युनल फासिज्म, जिस कॉरपोरेट और वित्तीय पूंजी के जिस दौर में हम हैं, एक फासिस्ट सत्ता के दौर में जिस दौर में हम हैं, यहाँ स्वाभाविक तौर पर संघर्ष एकता के मातहत है। यहाँ एकता का संबंध जो है हम तीनों धाराओं के बीच एक मुख्य सवाल है, और संघर्ष का सवाल, इनके बीच का वैचारिक संघर्ष इनके पीछे है। और आप गौर भी करेंगे तो बाबरी मस्जिद के ध्वंस के आसपास से इन संगठन के बीच 90 के बाद एक एकता का तत्व, जिसके तहत संयुक्त कार्रवाइयाँ बढ़ती हैं, अयोध्या मार्च से लेकर के तमाम इस तरह के कदम संयुक्त रूप से उठाए जाते हैं। एक बात, अब इसी परिप्रेक्ष्य में एक सवाल यह उठ ही सकता है कि जब दो संगठन हैं रहे, तो फिर जसम का निर्माण क्यों किया गया, उसकी स्थापना क्यों की गई? क्या यह अचानक बन जाने वाली कोई संस्था या कोई संगठन जन संस्कृति मंच है, या कुछ लोगों की सदिच्छा है? एक बात आमतौर पर यह सांस्कृतिक क्षेत्र में, वैचारिक क्षेत्र में
लोगों के बीच में रहता भी है कि चूंकि कम्युनिस्ट पार्टियां 3 भागों में विभाजित हैं और मुख्य तौर से सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल 3 में है, और इसी तरह से ये संगठन भी 3 हिस्से में बटे हुए हैं। तो क्या यह भी एक जांचने परखने और इस पर भी विचार की जरूरत है। मुझे लगता है कि जन संस्कृति मंच का निर्माण न तो अचानक हुआ, न तो किसी की सदिच्छा की उपज रही। यह अपने देश की जो ठोस भौतिक स्थितियां रही हैं, जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितियां रही हैं, जन संस्कृति मंच उसी की उपज है। और जन संस्कृति मंच एक पूरे, अगर उसके पूरे इतिहास को आप गौर करें तो एक प्रक्रिया के तहत जन संस्कृति मंच अस्तित्व में आया। इसमें करीब 6 से 7 साल का संघर्ष लगा और उस संघर्ष की उपज जन संस्कृति मंच रहा। तो अगर आप देखेंगे तो जन संस्कृति मंच के विकास को या जन संस्कृति मंच की स्थापना को या जन संस्कृति मंच को भी, तो उसे निरपेक्ष तरीके से आप नहीं देख सकते। उसे आप अन्य संगठनों के विकास, उनके बनने और उस प्रक्रिया के साथ भी आपको देखना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ लेखक संगठनों का निर्माण हुआ, विकास हुआ, वह हमारे लिए एक बड़ा शिक्षक, एक बड़ा सबक भी रहा। हमारे लिए उसने एक बड़े अनुभव का भी काम किया, और जो हमारा प्रयोग था, जो हमारा व्यवहार था, जो हमारा संघर्ष था, उस संघर्ष में हमने उस अनुभव का, उनके अनुभवों का भी हमने, उस सबक का भी हमने इस्तेमाल किया। देखिए, एक सवाल जो संस्कृति के क्षेत्र में, जब हम लोग जन संस्कृति मंच के निर्माण की प्रक्रिया में थे, तो ये सवाल संस्कृति के क्षेत्र में ये बहस रही, और ये बहस पुरानी बहस ही है कि राजनीतिक संगठन और सांस्कृतिक संगठन के बीच क्या रिश्ता हो। हमने ये देखा भी कि चाहे पुराना प्रगतिशील आंदोलन का दौर रहा हो या बाद में जलेश प्रलेश का बनना रहा हो, उसमें यह देखने में आया कि राजनीतिक संगठनों ने एक डिक्टेट करने की भूमिका उनकी रही। जन संस्कृति मंच ने इसे एक वैज्ञानिक धरातल पर, इस समस्या पर एक लंबी बहस के द्वारा इस समस्या का अपने स्तर पर उसने समाधान किया। जन संस्कृति मंच ने वह मानता रहा, हम लोग मानते रहे कि राजनीतिक कर्म और सांस्कृतिक कर्म की अपनी एक भूमिका है, और राजनीति और संस्कृति के बीच अंतः संबंध भी है। वे दोनों एक दूसरे को अनुप्राणित करते हैं। संस्कृति भी राजनीति से सीखती है, राजनीति भी संस्कृति से उसे भी बहुत कुछ मदद, सहायता उसे सांस्कृतिक कर्म से उसे मिलती है। लेकिन आप इसके आधार पर दोनों को एक नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों क्षेत्रों की अपनी विशिष्टता है, और यह विशिष्टता ही उस सांस्कृतिक क्षेत्र की स्वायत्तता की मांग करती है। एक लंबी बहस के बाद हमने इस सवाल को न सिर्फ हल किया, बल्कि एक सैद्धांतिकी के रूप में जन संस्कृति मंच वह पहला संगठन है, सांस्कृतिक संगठन, जिसने राजनीतिक संगठन और सांस्कृतिक संगठन के बीच के रिश्ते
क्या होने चाहिए, इसे उसने परिभाषित किया और इसे सैद्धांतिकी के रूप में अपनी घोषणा पत्र, अपने वैचारिकी के रूप में, अपने सांस्कृतिक आंदोलन के सैद्धांतिकी के रूप में उसने विकसित किया। एक चीज और आप देखेंगे कि अमूमन जो संगठन बने, 1936 में भी जो संगठन बना, वह संगठन भी लेखकों का मुख्य तौर से संगठन था। बाद में 43 में आकर के फिल्मकारों, नाटककारों, माने परफॉर्मिंग आर्ट के लोगों, इप्टा का गठन हुआ। यहाँ पर भी फिर जब प्रगतिशील लेखक संघ का जब पुनर्गठन होता है या जनवादी लेखक संघ का होता है, तब भी यही बात सामने आती है कि ये लोग लेखकों के संगठन, लेखकों का संगठन बनाने तक ही अपने को सीमित रहते हैं। हमने यह अपने अनुभव से, जन संस्कृति मंच ने अपने अनुभव से इस निष्कर्ष पर कि जो संस्कृतियों के बीच जो विभिन्न अभिव्यक्तियों के जो माध्यम है, जो कला माध्यम है, उनके बीच एक संवादहीनता की स्थिति है, और जिसकी वजह से वैचारिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन अगर एक क्षेत्र में चलता है तो दूसरे क्षेत्र में हम पाते हैं कि वहाँ उस स्तर का आंदोलन नहीं है। तो कैसे इन्हें एक संवाद स्थापित हो और विभिन्न संस्कृति कर्म के बीच एक तालमेल, एक संयोजन और इस तरह से एक बड़े सांस्कृतिक आंदोलन को खड़ा किया जाए, ये हमारी चिंता में रहा। और जिसकी वजह से जन संस्कृति मंच, प्रलेस, जलेस और अन्य इस तरह के जो भी लेखक संगठन है, उससे वह एक अलग संगठन, वह सांस्कृतिक संगठन है जिसमें न सिर्फ लेखक रचनाकार हैं, बल्कि फिल्म से जुड़े हुए लोग, नाटक से जुड़े हुए लोग, और जन संस्कृति मंच की तो एक बड़ी पहचान रही है जो हमारी सांस्कृतिक टीमों के माध्यम से, नाट्य दलों के माध्यम से बनी रही। और आज जो एक बड़ी पहचान हमारी है, हमारे फिल्म जो प्रतिरोध का, सिनेमा का जो हमारा आंदोलन है, उससे एक हमारी पहचान सामने आई है। तो जन संस्कृति मंच ने कला की दुनिया, फिल्म की दुनिया, नाटक की दुनिया, शिक्षा की दुनिया, पत्रकारिता, लेखन, मतलब कहिए तो पूरे सांस्कृतिक जगत को वह कैसे एक सूत्र में पिरोया जाए और उसे एक व्यापक और बड़ा स्वायत्त सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा किया जाए, यह उसकी चिंता में रहा है और इसी दिशा में उसने अपना काम किया है। एक बात और, जब हम लोग जन संस्कृति मंच का निर्माण कर रहे थे तो हमारे सामने हिंदी उर्दू के लेखकों की एकता का सवाल भी एक प्रमुख सवाल हमारे सामने था, क्योंकि हमने देखा कि जो प्रगतिशील हमारा आंदोलन था उसकी एक बड़ी उपलब्धि ये थी कि उसने हिंदी उर्दू लेखकों को एकजुट किया था। हिंदी उर्दू लेखकों की ऐसी एकता उसके पहले भी नहीं देखने में आई और ऐसी एकता उसके बाद भी, प्रगतिशील आंदोलन के शिथिल हो जाने के बाद भी वैसी एकता नहीं देखने में आई। और आज भी वैसी एकता अब एक दुर्लभ है हम लोग। तो हमने इस बात पर भी हमारा जोर रहा कि कैसे हिंदी उर्दू लेखकों की एकता को मजबूत किया जाए और अपनी उस विरासत को, जो प्रगतिशील आंदोलन की विरासत थी, उस विरासत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये हमारे सामने एक चुनौती रही और उस समय भी थी, वो आज भी है। ये अलग बात है कि हमने इस दिशा में जरूर शुरुआती दिनों में हमने समय समय पर प्रयत्न किए। जैसे वामिक जौनपुरी, उसी संदर्भ में वामिक जौनपुरी, भले वो प्रगतिशील लेखक संघ में रहे हो, लेकिन उन्हें जन संस्कृति मंच के साथ जोड़ना, उसके कार्यक्रमों में ले आना, आपको पता होगा और
कि जो हमने 86 में इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश के जन संस्कृति मंच का जो पहला सम्मेलन किया था, उसमें वामिक साहब की पूरी मौजूदगी थी और एक मुख्य अतिथि के रूप में वो हमारे सम्मेलन में शामिल हुए थे। हमने जौनपुर में वामिक साहब के 75वें जन्म उत्सव पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया। उसी जौनपुर में हमने हिंदी उर्दू लेखकों का सम्मेलन भी बुलाया। तो इस तरह से हमने कुछ इस दिशा में जरूर प्रयत्न किए, लेकिन वह अपर्याप्त था और आज भी वह हमारे सामने एक चुनौती के रूप में मैं समझता हूँ। जन संस्कृति मंच के सामने वह एक चुनौती के रूप में है। तो मुझे लगता है कि कुछ आरंभिक बातें थी जो जन संस्कृति मंच के स्थापना और उसके निर्माण और उसके बारे में मैंने रखी। मैं समझता हूँ कई हमारे साथी आ गए हैं, लेकिन मैं अपनी बात रखने में ही मैं समझता हूँ कि उसे ही ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए, थोड़ा हमें मुझे लगता है कि संक्षेप में ही मैं, क्योंकि मेरी जो स्थिति रही वह कि मैं तो प्रगतिशील लेखक संघ का जब पुनर्गठन हो रहा था उस दौर में भी मैं उनके सम्मेलनों का हिस्सेदार रहा, उनके सम्मेलन का हिस्सेदार रहा। और जनवादी लेखक संघ में तो मैं काफ़ी दिन तक, जब जनवादी लेखक संघ का निर्माण और उसकी स्थापना हो रही थी, उस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहा। और जन संस्कृति मंच का तो पूछना ही नहीं, वो तो हम ही लोगों के द्वारा वो निर्मित किया गया। उस पूरे संघर्ष के हम लोग हिस्सेदार रहे। गोरख पांडे, महेश्वर, राणा प्रताप, तमाम ऐसे साथियों के साथ हम लोगों ने जन संस्कृति मंच का तो मैं कुछ, दरअसल आज करीब 35 साल जन संस्कृति मंच का हो जाएगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि बहुत सारी स्मृतियाँ इसमें, मतलब बहुत सारी स्मृतियों पर झाड़ झंखाड़, धार, धूल, गर्द भी। तो मैं उन्हें कुछ झाड़ करके कुछ चीज़ों को आपके सामने लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और साथ ही मैं कुछ जो हमारे यहाँ लेखक संगठनों के निर्माण का जो पूरा प्रोसेस रहा है, जो पूरा संघर्ष रहा है, उसको भी संक्षेप में ही मैं स्पर्श करता हुआ जरूर चलना चाहूँगा, क्योंकि बिना उन्हें स्पर्श किए हुए आप जन संस्कृति मंच को समझना मुश्किल होगा। उसे समझने के लिए ज़रूरी है कि वो पूरी प्रक्रिया को जरूर उस पर भी हम गौर करें। जैसे 1953 यह प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन होता है। रामविलास शर्मा, यह आज़ादी के बाद का सम्मेलन है, जहां पर प्रगतिशील लेखक संघ रामविलास शर्मा महासचिव होते हैं। और बताया जाता है कि अजय घोष जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, उन्होंने यह निर्देशित किया कि प्रगतिशील लेखक संघ को भंग कर दिया जाए। यह अलग बात है कि वहाँ सम्मेलन में जो लेखकों के बीच यह प्रस्ताव तो पारित नहीं हुआ, लेकिन रामविलास जी ने अपने को महासचिव से मुक्त कर लिया और उर्दू लेखक, जो मशहूर लेखक किशन चंदर, अब प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव बनाए गए। लेकिन प्रगतिशील लेखक संघ यहीं विसर्जन की प्रक्रिया उसकी शुरू हो जाती। उसके बाद प्रगतिशील लेखक संघ फिर 73 में आकर के बांदा में लेखकों को, प्रगतिशील लेखकों को, जो प्रगतिशील और जनवादी लेखकों को संगठित करने की प्रक्रिया का आरंभ होता है। उसके पीछे भी अगर आप देखें तो 67 वह एक महत्वपूर्ण लाइन है, 1967 का वर्ष, जो
देश के अंदर दो बड़ी घटनाएं जिसने समाज को और संस्कृति को, साहित्य को जिसने बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। एक घटना नक्सलवाड़ी का किसान विद्रोह और दूसरी घटना 7 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का उदय। यह नक्सलवाड़ी की घटना ने आजादी के बाद पहली बार एक अखिल भारतीय प्रभाव सृजन करता है। उस घटना के द्वारा एक अखिल भारतीय प्रभाव सृजन होता है, चाहे तेलुगु साहित्य हो, चाहे पंजाबी साहित्य हो, चाहे बांग्ला साहित्य हो, चाहे हिंदी साहित्य हो या अन्य भाषाओं के साहित्य। उसके अंदर एक नई चेतना और एक नया परिवर्तन आप देखते हैं। और इस घटना ने जितनी तरह की आधुनिकतावादी मध्यवर्गीय पेटी बुर्जुआ धाराएं थी, कुंठा हो, संतरास हो, नई कविता, प्रयोगवाद, अकविता, है ना, सबको उसने साहित्य से बाहर पीछे ढकेल दिया। और उस आंदोलन, जो आंदोलन को इन प्रयोगवादियों ने पीछे किया था, यह इस फिर से पुनः स्थापित होने लगता है। और संगठन के संस्कृति कर्मियों और लेखकों को संगठित करने की पहली प्रक्रिया तेलुगु के लेखकों के बीच में शुरू होती है। और वहाँ एक विशिष्ट घटना यह घटती है कि महाकवि श्री श्री, जो उन दिनों प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष आंध्र शाखा के हुआ करते थे, भले ही वह राष्ट्रीय स्तर पर निष्क्रिय हो चुका था, लेकिन वहाँ पर वह जो प्रगतिशील लेखक संघ था, वहाँ से वो इस्तीफा दे करके वह एक नया संगठन बनता है। विशाखापट्टनम में जब श्री श्री की खष्टी पूर्ति पर जब आयोजन होता है, वहीं वे अपने इस्तीफे की घोषणा करते हैं और एक नए क्रांतिकारी लेखक संघ की स्थापना वहाँ होती है। तो यह विरसम, जिसे आप लोग जानते भी होंगे कि विरसम अस्तित्व में आता है। और तेलंगाना की, तेलुगु की साहित्य की ये विशेषता रही है, जैसे हमारी 2 आँखें होती हैं, उसी तरह वहाँ उसकी एक खास अपनी स्थिति रही है, जिसमें एक आँख साहित्य और दूसरी आँख उनकी राजनीति। तो वहाँ पर साहित्य और राजनीति 2 आँखों की तरह कि साहित्य, अगर राजनीतिक आंदोलन तेज तीव्र हुआ तो साहित्यिक आंदोलन भी तेज हुआ, राजनीतिक आंदोलन अगर दमन का शिकार हुआ तो साहित्यिक आंदोलन भी दमन का शिकार हुआ। और आप पाएंगे कि वहाँ तमाम कवियों को, जैसे बंगाल में भी तमाम सरोज दत्त से लेकर द्रोणाचार्य घोष वगैरह की हत्या, शहीद होते हैं। और करीब बंगाल में काफ़ी बांग्ला के कवि शहीद होते हैं। उसी तरह सुब्बाराव पाणिग्राही राज्य दमन का शिकार होते हैं और राज्य दमन की वजह से उन्हें इनकी, तो ये, लेकिन हिंदी प्रदेशों में एक तरफ जो पत्र पत्रिकाओं में एक नया रुझान, वामपंथी रुझान, और उसमें बहुत कुछ संसदीयतावादी रुझान वाली पत्रिकाएं सामने आती हैं। जैसे भैरव प्रसाद गुप्त निकालते हैं समारंभ, मार्कंडे कथा, श्रीहर्ष विमल वर्मा सामयिक, स्वयं प्रकाश मोहन श्रोत्री क्यों, उत्तरार्ध सब्यसाची, पहल, माने इस तरह की, आमुख कंचन कुमार, माने इस तरह से नंद किशोर, वाम पत्रिका चंद्रभूषण तिवारी। तो इस तरह से एक वाम दिशा और हिंदी साहित्य की पहचान भी एक वाम और जनवादी साहित्य की पहचान होती है। और साहित्य के केंद्र में, हिंदी साहित्य के केंद्र में गांव, किसान और क्रांति, ये हिंदी साहित्य के केंद्र में आता है। स्वाभाविक तौर पर अब लेखकों को संगठित करने की पहल प्रगतिशील कवि केदारनाथ अग्रवाल और डॉक्टर रंजीत की ओर से बांदा में किया जाता है। लेकिन वह, उस पर मैं विशेष उस पर बात नहीं करूंगा, उसमें 2 सवालों पर बहस रही, कभी इस पर आगे चर्चा होगी।
वह सम्मेलन जो लेखकों को एकजुट करने का, एकताबद्ध करने का सम्मेलन बुलाया गया था, वह फूट और विभाजन के सम्मेलन में बदल जाता है। इसके बाद प्रगतिशील लेखक संघ अपनी जो प्रगतिशील लेखक संघ के लोग थे, जो बांदा सम्मेलन में जो लेकर के आए थे, डॉक्टर रंजीत से केदारनाथ अग्रवाल वगैरह, ये लोग मई में 1975 में गया में अपना सम्मेलन करते हैं। उसके पहले 1974 में भागलपुर के सुल्तानगंज में बिहार राज्य प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन होता है और उसमें हम लोग शरीक भी होते हैं, शामिल होते हैं, और जहां सुरेंद्र चौधरी, कन्हैया जी, नंद किशोर नवल, ऐसे खगेन ठाकुर, ये सारे लोग होते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रगतिशील लेखक संघ ने अपने को पुनर्गठित कर लिया, लेकिन जो लेखक, जिन लोगों ने बांदा सम्मेलन का बहिष्कार किया था या उससे मतभेद था, वे उन लेखकों ने उसके बाद इमरजेंसी की वजह से वह स्थिति उनकी वो शिथिल रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी के बाद सब्यसाची उसके केंद्र में आते हैं, उत्तरार्ध पत्रिका केंद्र में आती है, और लखनऊ में गोष्ठियाँ होती हैं, लेखकों की गोष्ठियाँ होती हैं, अलीगढ़ में होती है, और फिर 1978 के आखिर में सत्यवती कॉलेज, दिल्ली के सत्यवती कॉलेज में जहूर सिद्दीकी और कांति मोहन की ओर से एक बड़ा जनवादी लेखक सम्मेलन आयोजित होता है, जिसमें तमाम ओम प्रकाश ग्रेवाल, महादेव साहा, अयोध्या सिंह और हम सारे नए लेखक वहाँ इकट्ठा होते हैं, और उसके बाद उसकी परिणति जाकर के जनवादी लेखक सम्मेलन संघ में होती है। यह इस तरह से ये विरसम, प्रलेस, जलेस, ये संगठन हमारे सामने आ जाते हैं। जरा मैं पानी पी लूं। अब मैं अपने जश्न की ओर बढ़ना चाहता। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं 1 घंटे के अंदर इस विशाल विस्तृत बातचीत को समेट लूं। आप देखेंगे कि इमरजेंसी के बाद एक विशिष्ट घटना यह सामने आती कि नई सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों का उदय होता है। उस पूरे दौर को आपको देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ जिस तरह से नागरिक अधिकार, लोकतंत्र पर हमला हुआ, उससे एक लोकतांत्रिक आकांक्षाएं भी तेजी के साथ उभर करके सामने आई, और लोकतंत्र का सवाल केंद्रीय सवाल बनकर के सामने आया। तो कई नागरिक अधिकार संगठन भी निर्मित होते हैं, PUCL, PUDR जैसे, और जो नई राजनीतिक सामाजिक शक्तियां आती हैं, जिसके तहत आप देखेंगे उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी, बिहार में बिहार राज्य किसान सभा, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पूर्वांचल किसान सभा, तराई किसान सभा, शंकर गुहा नियोगी का आंदोलन पूरा छत्तीसगढ़ का, इस तरह से पूरे देश में और इस हिंदी प्रदेशों में भी, हिंदी उर्दू पट्टी में भी एक नई सामाजिक राजनीतिक शक्तियों का उदय होता है, जो अपने मूल चरित्र में गैर संसदीय, चुनावबाज नहीं थी, गैर संसदीय, लेकिन जिनकी अपील लोकतांत्रिक थी। और जो बिहार में जो सामंतवाद विरोधी किसान आंदोलन जिसके केंद्र में था, अब इस आंदोलनों ने जो से प्रेरित अपनी सांस्कृतिक दल, नाट्य दल, संस्कृति कर्मी, लेखक, कलाकार,
सामने आने लगे। उत्तराखंड में गिरदा जैसे लोग, जागर नाट्य मंच, बिहार में हिरावल, युवानीत, ललकार, नव जागरण। इधर भोपाल में जब गैस कांड होता है तो दास्ताने गैस कांड लेकर के उनकी नाट्य दल और नाटिकाई अनिल सदगोपाल के नेतृत्व में खड़ी हो जाती है। उत्तर प्रदेश में गोंडा में पहचान, गोरखपुर में दो संस्थाएं, लहर और सिलसिला, कानपुर में पुकार। और यही समय है जब भगत सिंह की शहादत का, बलिदान का अर्ध शताब्दी समारोह गोंडा में मनाया जाता है, इटावा में मनाया जाता है, अभय कुमार दुबे। तो मतलब कहने का कि एक जमीनी स्तर पर नई नई सांस्कृतिक टीमों का उदय होना, बनना और और जनता के, और यही दौर है जब विजेंद्र अनिल, गोरख पांडे के भोजपुरी गीत जनता की जबान पर चढ़ते हैं, अदम गोंडवी की कवि के गज़लें और उनकी चीज़ें वो लिखते हैं। तो मतलब कहने का कि यह जो जमीनी स्तर पर जो संघर्ष, सांस्कृतिक टीमें आ रही थी, नाट्य दल आ रहे थे, संस्कृति कर्मी आ रहे थे, तमाम लेखक आ रहे थे, इन्हें कैसे संगठित किया जाए। या अब साहित्य में, और यह कोई लेखकों का लेखक ही नहीं आ रहे थे, विभिन्न तरह की नाट्य दल थे, नुक्कड़ नाटक करने वाले लोग थे, कलाकार थे। तो इन लोगों को कैसे संगठित किया जाए, यह, और इस समय एक नई बहस, नौजनवाद की बहस केंद्र थी, जिसके केंद्र में सामंतवाद विरोधी किसान संघर्ष था। तो अब यह जरूरत इस बात की थी कि ये जो जमीनी स्तर पर जो सांस्कृतिक संघर्ष शुरू हुआ है, इसे संगठित किया जाए। और इस प्रक्रिया में बिहार में नौजनवादी सांस्कृतिक मोर्चा का गठन होता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जन संस्कृति मंच का गठन होता है। दिल्ली में नौजनवादी सांस्कृतिक संगठन का गठन होता है और इनके बीच से पत्रिकाएं निकलती हैं। लखनऊ से उत्तर प्रदेश जन संस्कृति मंच की ओर से निकलती है पत्रिका जन संस्कृति। बिहार नौजनवादी सांस्कृतिक मोर्चा की ओर से नई संस्कृति, कथांतर, ऐसी पत्रिकाएं सामने आती हैं जो इन बहसों को संचालित करती हैं, संस्कृति के क्षेत्र की उन बहसों को संचालित करती हैं। और इस बीच हम लोगों के पास एक तरफ प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ और लीग फॉर, क्योंकि विरसम तेलुगु के लेखकों ने भी एक राष्ट्रीय स्तर पर उन्हीं दिनों 1983 में अक्टूबर में दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित करते हैं और वे लीग फॉर रिवोल्यूशनरी कल्चर की स्थापना करते हैं। उसमें हम लोग भी, रामजी भाई भी उसमें गए थे, वहाँ गुरशरण सिंह भी आए थे, हम लोग भी थे, हंसराज रावर थे, गोरख पांडे थे, गोरख जी थे, तमाम हम लोग साथी थे। और वहीं हम लोगों ने यह, क्योंकि वह सांस्कृतिक दस्ता माने संकीर्णता की हद यह थी कि उनके सामने ये था कि आप तभी नौजनवादी क्रांति का उनका मतलब था कि चीन की सांस्कृतिक क्रांति का आप समर्थन करें। हमारा कहना था कि हमारा जो नौजनवाद है वो भारत की ठोस परिस्थिति में वह वास्तव में क्रांतिकारी जनवाद है, जिसकी बुनियाद में रोटी जनवाद आजादी का सवाल है, जिसमें एक नए सांस्कृतिक आलोड़न उससे पैदा हो रहा है और यह और जिसके अंदर एक व्यापकता भी है, व्यापक जन
समुदाय को अगर वह संस्कृति कर्म ही आगे बढ़ सकता है और उसका ही उसी को ही मजबूत किया जाना चाहिए जो सांस्कृतिक आंदोलन व्यापक जन समुदाय की इच्छा आकांक्षाओं, उनकी जन चेतना, उनके संघर्षों से अनुप्राणित हो और उनके संघर्षों को के लिए सहायक हो। तो ये जो जन संघर्ष और जन संस्कृति का जो रिश्ता था, इसी पर ही कोई सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा हो सकता था। उनका जोर इस बात पर था कि सांस्कृतिक कर्मियों का छापामार दस्ता बनाया जाए। जिस बात को गुरशरण जी ने जब जन संस्कृति मंच का के स्थापना सम्मेलन में उद्घाटन करते हुए इस बात को रखा कि हो सकता है कि आपके यहाँ जो आंध्र है, तेलंगाना का क्षेत्र है, वहाँ का यह यथार्थ हो, वहाँ यह संप्रेषित हो, वहाँ की यह जरूरत हो, लेकिन अगर हम इसे आगरा में करेंगे तो ये लेफ्ट एडवर्जरिज्म के रूप में देखा जाएगा, वाम दुशासिकता के रूप में देखा जाएगा। हम इस आधार पर भारत के संस्कृति कर्मियों को हम व्यापक स्तर पर नहीं एकताबद्ध कर सकते। इसलिए जरूरी है कि भारत के संस्कृति कर्मियों को, व्यापक संस्कृति कर्मियों के लिए आपको व्यापक आधार लेना होगा और उसमें जनवाद का तत्व तो रहेगा ही, लेकिन आपको ऐसा बनाना पड़ेगा जो जन संघर्ष, जिस स्तर का जन संघर्ष हो, उसकी चेतना को वहां से उन्नत करने वाला हो। तो यह बात उन्होंने अपने हमारे स्थापना सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में गुरशरण जी ने इस बात को बड़ी मजबूती से इस बात को रखी थी उन्होंने। और इसीलिए उन्होंने इस बात का भी उदाहरण दिया कि एलआरसी के अनुभव को भी दिखाया कि वो किस तरह वह एक संकीर्णतावाद में वो फंस जा रहे हैं। तो हम लोगों ने वहीं यह निर्णय लिया, उसी दिल्ली में प्यारेलाल भवन की छत पर ही निर्णय लिया कि इलाहाबाद में सांस्कृतिक आंदोलन की दिशा पर हम लोग सेमिनार करें और आगे बढ़ा जाए। अब चूंकि हम लोग 3 राज्यों में हमने संगठन का निर्माण हम कर चुके थे, नवजनवादी सांस्कृतिक मोर्चा, उत्तर प्रदेश जन संस्कृति मंच और नवजनवादी सांस्कृतिक संगठन दिल्ली में, और कई जगह हमारे साथी थे, बंगाल में थे, पंजाब में हमारे साथी थे, महाराष्ट्र में हमारे साथी थे, कई जगह। अब इन सब को हमें समेटने की दिशा में और एक आगे बढ़ने की दिशा में बढ़ा जाना चाहिए और इस बात की तलाश की जानी चाहिए कि क्या स्थितियां परिपक्व हो चुकी हैं एक नए सांस्कृतिक संगठन के निर्माण की। तो इलाहाबाद में दिसंबर में हम लोग मिले और काफ़ी बड़ी संख्या में लेखक वहाँ जुटे। उसमें अब्दुल बिस्मिल्लाह जो प्रगतिशील लेखक संघ थे, अजीत पुष्कल प्रगतिशील लेखक संघ से वो भी शामिल हुए थे उसमें और उन्होंने भी बहस में हिस्सा लिया। जनवादी लेखक संघ के नीलकांत जी भी आए, उन्होंने भी उसमें हिस्सा लिया और महेश्वर ने पर्चा पेश किया। महेश्वर ने जो पर्चा पढ़ा उसमें उन्होंने उनकी स्थापना ये थी कि भारत में 3 सांस्कृतिक धाराएं हैं, है ना। एक शासक वर्ग की सांस्कृतिक धारा, दूसरी प्रलेस जलेस के रूप में सांस्कृतिक धारा और तीसरी यह सांस्कृतिक धारा जो नवजनवादी सांस्कृतिक मोर्चा के माध्यम से ये नवजनवाद की ये सांस्कृतिक धारा जो है ये धारा। तो ये 3 धाराएं इस समय हैं। गोरख जी ने इस बहस में एक अलग विचार रखा। उन्होंने कहा कि नहीं, 2 ही मूलतः सांस्कृतिक धारा है, एक शासक वर्ग की सांस्कृतिक धारा और दूसरी जनता की सांस्कृतिक धारा, और इसी 2 धाराओं के बीच में और जो जिसे प्रगतिशील और जनवादी धारा के रूप में हम देख रहे हैं, यह दरअसल लुशुन ने अपने यहाँ के उच्छद्म
प्रगतिशील और वामपंथियों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया था, गोरख जी ने उसी शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि ये साइलोन सोशलिस्ट शब्द जो मार्क्सवादी शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं, ये दिखाते हैं अपने को प्रगतिशील और जनवादी, लेकिन अंततः ये सत्ता वर्ग के साथ तालमेल और अपने हितों के लिए वो एक उनके साथ समझौता और सहयोग में जाते हैं। और इनके अंदर भी प्रगतिशील, ईमानदार, सच्चे लेखक हैं, हिंदी प्रदेशों में हैं, लेकिन उनकी स्थिति संगठन की नीतियों को बदलने, अपनी को बदलने में ये सक्षम नहीं है। संगठन की दिशा को जन दिशा में बदल देने में ये इनकी कोई प्रभावकारी भूमिका वहाँ नहीं बन पा रही है। इसलिए हमें इनके साथ एक संघर्ष और एकता के रास्ते पर चलना होगा। संघर्ष का सवाल हमारे लिए प्रमुख सवाल रहेगा, एकता का सवाल उसके गौण रहेगा। और हमने देखा भी कि प्रगतिशील लेखक संघ ने इमरजेंसी के समर्थन ही नहीं किया, बल्कि जो लोग इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे उन्होंने फासिस्ट शक्ति के रूप में चिन्हित किया। दूसरी तरफ किस तरह जलेस की सीमा पश्चिम बंगाल और केरल की वाम मोर्चा सरकार उसकी सीमा बन गई, ये साफ देखने में आया। जब ईएमएस नंबूदरीपाद की सरकार ने केरल में त्रावणकोर कोचीन जन सुरक्षा कानून 1950 को रिवाइव किया, ईएमएस नंबूदरीपाद की सरकार ने, और तमाम लेखकों को उन्होंने जेल में डाल दिया, यह कहकर कि ये नक्सलवाद का प्रचार करने वाले लेखक हैं। ये नक्सलवाद से आपको निपटने की कोई राजनीतिक कार्रवाई उनकी नहीं थी, राज्य दमन का सहारा उन्होंने लिया। और के सच्चिदानंद, जिनकी कविता के समस्या यही है, उस पर जहाँ तक मुझे याद आता है कि उस पर प्रतिबंधित किया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो इसे जन संस्कृति मंच ने इस धारा को हमने समर्पणवादी धारा के रूप में चिन्हित किया। तो जन संस्कृति मंच का विकास समर्पणवाद और संकीर्णतावाद से लड़ करके हुआ। इससे वैचारिक संघर्ष करते हुए जन संस्कृति मंच का हुआ। हम लोग इलाहाबाद में यह बात बड़ी शिद्दत के साथ, और गोरखपुर के हमारे साथी मदन मोहन जी कथाकार ने इस बात को मजबूती से वहाँ रखा कि अब समय, और संभवतः मदन कश्यप वगैरह भी हमारे साथी थे, उन लोगों ने रखा, अब बिना इंतजार किए हुए हमें एक नए सांस्कृतिक संगठन के निर्माण की दिशा में बढ़ा जाना चाहिए। अब इंतजार करना, चीज़ों को टालना होगा। और स्थिति ये हुई वहाँ पर कि एक जन संस्कृति सम्मेलन, और इसके लिए हमने जन संस्कृति सम्मेलन बुलाने के लिए का हम लोगों ने निर्णय लिया, और एक वहाँ पर तदर्थ समिति का निर्माण हुआ। महेश्वर जिसके संयोजक बनाए गए, और गोरख पांडे और कौशल किशोर, दो लोग, मैं और गोरख पांडे दोनों साथी, हम लोग उसके सह संयोजक हुए। और उसके बाद हम लोगों की बैठक हुई फरवरी में लखनऊ में। उसकी जो संयोजन समिति थी, हम लोगों की बैठक हुई, और उसमें यह जिम्मेदारी, इसका दस्तावेज़ तैयार करने की जिम्मेदारी गोरख जी को दी गई। और गोरख जी ने यह तैयार करते हुए अप्रैल में बनारस में जो तदर्थ समिति की बैठक हुई, वहाँ पर उन्होंने अप्रैल
मोस्ट प्रोबेबली 84 का अप्रैल था, जिसमें उन्होंने ये उस बैठक में अपना मसौदा पेश किया। पूरे देश भर में हम लोगों ने उस मसौदे को लेकर के भ्रमण किया गया, लोगों के पास मसौदा भेजा गया, लोगों से बातचीत की गई। प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ, स्वतंत्र लेखक, तमाम से संपर्क, उनके विचारों को कलेक्ट किया गया। और इस तरह से फिर बीच में महेश्वर जी की तबीयत ख़राब हो गई, वो पता ही है आप लोगों को, और जिसकी वजह से हम लोग सम्मेलन जो हम लोग करना चाहते थे उसी साल 84 में हम लोग नहीं कर पाए। और महेश्वर जी की उनको देखते हुए एक समय काफ़ी गतिरोध भी आ गया था तैयारी में। फिर हम लोग अप्रैल में पटना में तदर्थ समिति की विस्तारित बैठक हुई, जिसमें उस घोषणा पत्र में जो बहसें आई थी उस पर चर्चा हुई। और यह बात कि जैसा मैंने शुरू में कहा, स्वायत्तता का सवाल, उन शासक वर्ग की उन प्रवृत्तियों को चिन्हित करने का सवाल, जो हमारी प्रगतिशील परंपरा, बौद्ध मत, बौद्ध धर्म के समय से, लोकायत के समय से जो जनता की जो प्रगतिशील, भारतीय जनता की जो प्रगतिशील परंपरा रही है, उससे उसकी एक धारावाहिकता को, सुदीर्घ परंपरा को समाहित करते हुए इस राजनीति और संस्कृति के बीच के संबंधों को पुनर्निर्धारित करते हुए, और यह संगठन, सांस्कृतिक संगठन, अपने शब्दावली में भी, अपनी टर्मिनोलॉजी में भी यह सांस्कृतिक संगठन लगे और दिखे भी। यह राजनीतिक विश्लेषणों को भी उसकी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में प्रस्तुत किया जाए। इस तरह के तमाम सुझावों को रखते हुए, और एक बात उस अप्रैल में यह बात, क्योंकि यहाँ तक अभी मसौदा में यह बात साफ तौर पे नहीं आई थी, लेकिन 1985 के जो अप्रैल में, जो पटना में, संभवतः अप्रैल में, मैं देख लूँ कहीं शायद, हाँ 8-9 अप्रैल 1984 को बनारस में, हाँ 14-15 जुलाई 1985 को पटना में तदर्थ समिति की जो बैठक, विस्तारित बैठक हुई, वहाँ पर हम लोगों ने इसे एक सिद्धांत के रूप में वहाँ अपने घोषणा पत्र में शामिल किया कि जन संस्कृति मंच किसी भी राजनीतिक दल का, राजनीतिक संगठन का घटक नहीं होगा, लेकिन वह देश विदेश के चल रहे न्यायपूर्ण संघर्ष के साथ सक्रिय रूप से जुड़ेगा और उनसे अपनी ऊर्जा, ताकत ग्रहण करेगा। यह बात यहाँ आकर के हम लोगों ने उस विस्तारित, जुलाई में जो विस्तारित बैठक पटना में हुई थी, वहाँ हम लोगों ने इसे स्वीकार किया। और यहाँ तदर्थ समिति का फिर से पुनर्गठन हुआ, और ख़ास तौर से संयोजन समिति का, महेश्वर जी का के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें संयोजक की जिम्मेदारी से हम लोगों ने मुक्त किया, और कौशल किशोर, मैं और राणा प्रताप 2 सह संयोजक बनाए गए। और सम्मेलन हमारा 25, 26, 27 अक्टूबर 1985 को दिल्ली के सिटी सेंटर ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ, और जिसमें करीब 300, तो मैं संक्षेप में जो जन संस्कृति पत्रिका में ये सारी चीज़ें, इसका ये दस्तावेज के रूप में हमारे ये
तो एक संक्षिप्त वह रिपोर्ट भी हो जाएगी। मैंने उन बहुत सारी बहसों को क्योंकि समय अभाव की वजह से मैंने शामिल नहीं किया, और हम लोगों की कोशिश है कि स्थापना सम्मेलन के समय 1983 से लेके 85 सम्मेलन तक की सारी बहसों, सारे घोषणा पत्र और प्रस्ताव और महासचिव की रिपोर्ट के साथ उसका दस्तावेजीकरण किया जाए। और हमारी संजय जोशी जी का ये प्रस्ताव भी है कि इसे जितना जल्दी हो सके इसके करके इसे छापा जाए। तो मैं उसे पढ़ देता हूँ, छोटा सा अंश है। 26 अक्टूबर 1985 को देश की राजधानी नई दिल्ली के सिटी सेंटर ऑडिटोरियम में 12 राज्यों से आए 300 से अधिक लेखकों, पत्रकारों, रंगकर्मियों, कलाकारों और अन्य संस्कृति कर्मियों ने करतल ध्वनि के बीच एक नए सांस्कृतिक संगठन जन संस्कृति मंच के स्थापना की घोषणा की। यह मंच दमन और प्रतंत्रता, पिछड़े विचारों, पतनशील मूल्यों तथा विघटनकारी इरादों वाली शासक वर्ग की संस्कृति के खिलाफ एक ऐसी संस्कृति के निर्माण की दिशा में पहल करेगा जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण से संबंधित तमाम विचारों तथा मूल्यों से मुक्त हो और मानव स्वतंत्रता की वाहक हो। यह मंच किसी राजनीतिक संगठन का घटक नहीं होगा और देश विदेश के तमाम न्यायपूर्ण, जनवादी और क्रांतिकारी आंदोलनों का समर्थन करेगा। यह सिर्फ लेखकों का संगठन न होकर संस्कृति की विभिन्न विधाओं से जुड़े तमाम रचनाकारों और उनके संगठनों का मंच होगा। मतलब यहाँ व्यक्तियों का ही यह मंच नहीं होगा, बल्कि संगठनों का भी। तमाम नाट्य दल हैं, तमाम ऐसी, जैसे इसे जन संस्कृति मंच के सम्मेलन को आयोजित करने में 41 इस तरह के संगठनों ने हिस्सेदारी की थी। उन्होंने इस घोषणा पत्र को, मसौदा को जारी किया था, जिसमें लखनऊ की नवचेतना सांस्कृतिक संगठन, गोंडा की पहचान, हिरावल और इस तरह की बहुत सारे, दिशा नाट्य मंच भागलपुर की, जिसके मुख्य कर्ता धर्ता राजेश कुमार रहे हैं, गोरखपुर की लहर, सिलसिला, इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं, जागर नाट्य मंच उत्तराखंड की, ये भोपाल गैस कांड की जो टीम थी, उस सारी ने मिल करके वे सारे घटक इस संगठन में जन संस्कृति मंच पे शामिल हुए थे। स्थापना सम्मेलन में हिंदी, उर्दू और जनपदीय बोलियों के रचनाकारों के अलावा अमृतसर नाट्य कला केंद्र, आंध्र प्रदेश जन नाट्य मंडली, सदऊ असम जन सांस्कृतिक परिषद, पश्चिम बंगाल गण शिल्पी परिषद, उड़ीसा प्रोग्रेसिव राइटर्स इंटेलेक्चुअल्स एसोसिएशन, अखिल भारतीय प्रवासी नेपाली संघ आदि के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का उद्घाटन देश के प्रसिद्ध नाटककार गुरशरण सिंह ने किया। देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिनिधियों और अतिथियों का स्वागत किया हिंदी के प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह ने। केदारनाथ सिंह स्वागत समिति के अध्यक्ष थे और उनका बहुत सारगर्भित और बहुत अच्छा उनका वक्तव्य रहा, स्वागत भाषण था। तथा उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि और गद्यकार नागार्जुन ने, जो हमारा स्थापना सम्मेलन हुआ उसकी उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता बाबा नागार्जुन ने की थी। और सम्मेलन की स्वागत समिति के अन्य सदस्य थे मैनेजर पांडे, तपन बोस, महीप सिंह, हरिवंश मुखिया, शमसुल इस्लाम, विष्णुचंद शर्मा, शुभमंगल सिद्धांतकर, आनंद सुवर्मा, मंगलेश डबराल। तो इस तरह से जन संस्कृति मंच अस्तित्व में आता है। और उसके उद्घाटन सत्र को बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो विभिन्न हिस्सों से आए थे, उन्होंने, महीप सिंह ने संबोधित किया, फिर पीयूसीएल के उस समय के अध्यक्ष इंद्र मोहन ने संबोधित किया, हंसराज रहबर ने संबोधित किया, उन्होंने दस्तावेज में हिस्सा भी लिया, है ना। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं जरूर कहना चाहूँगा कि इसे जो यह बात
कि यह किसी राजनीतिक दल का घटक नहीं होगा, इसे लेकर के सदन में मत विभाजन था। माने यह सदन इस बात के लिए तो तैयार था, उसकी सहमत थी कि इसे ले आया जाए, लेकिन एक हिस्से का कहना था कि इसे घोषणा पत्र का हिस्सा ना बनाया जाए, बल्कि इसे संविधान में रखा जाए, नियमावली में संचालन की जो नियमावली हो उसमें रखा जाए। लेकिन सदन ने बहुमत से इस बात को इसे पारित किया कि नहीं, इसे एक सैद्धांतिकी के रूप में हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि हमारे सामने जो प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ और तमाम इन विरसम, इस सब के अनुभव हमारे पास थे, जहां पर एक लेखक संगठन अपने उन राजनीतिक दलों के डिक्टेशन में चले, जैसा कि बांदा सम्मेलन के बारे में आपको पता होगा, जहां एक तरफ डॉक्टर रंजीत का प्रस्ताव आया तो वहां कर्ण सिंह चौहान ने अपने पार्टी की ओर से लेकर के आने वाला वो प्रस्ताव लेकर के आए थे। खैर, वो एक लंबी और अलग बहस है, जिस पर मैंने उस पर वहाँ की होने वाली जो बहसें और मतभेद जो बिंदु थे उन पर मैंने इसीलिए चर्चा नहीं की, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है और करीब 1 घंटे का से अधिक का समय गुजर गया। और आप देखेंगे, और पहला हम लोगों ने राष्ट्रीय अधिवेशन चंडीगढ़ में किया, गुरशन जी क्या ने बुलाया था, और जहां हजारों लोगों के बीच में हमारा नाट्य प्रदर्शन हुआ। तो यह हम जन संस्कृति मंच की यात्रा रही, और जो इसका गठन है, आप खुद भी देखेंगे कि इसमें मार्क्सवादी से लेकर गैर मार्क्सवादी लेखकों को भी हम लोगों ने संगठित किया, और इसका एक व्यापक बंगाल से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, मतलब हिंदी और उर्दू की जो पट्टी है उसके अधिकांश हिस्सों के लेखक इसमें शामिल थे। गुरशन जी अध्यक्ष चुने गए, नीलाभ, महीप सिंह जैसे लोग हमारे उपाध्यक्षों में थे, रामनारायण शुक्ल जो राष्ट्रीय जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा में शामिल थे, वो जो आज निष्क्रिय हो गया है, ख़त्म हो चुका है, वहाँ उसमें थे वो रामनारायण शुक्ल थे, विजेंद्र अनिल और जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जैसे हमारे उपाध्यक्ष थे, गोरख पांडे महासचिव, कौशल किशोर संगठन सचिव, अवधेश प्रधान, निषाद कैसर, राजीव लोचन मध्य प्रदेश, जो प्रमोद तांबट और राजीव लोचन ये दोनों हमारे संगठन में थे, और राजीव लोचन जो भोपाल गैस पीड़ितों को लेकर के जो वहाँ पर नाट्य दल बना था, है ना, और भोपाल में भी हम लोगों के कार्यक्रम हुए, वहाँ पर सचिव मंडल की बैठक भी हुई और कार्यक्रम हुए जहाँ विजय बहादुर सिंह, भाऊ सामर्थ जैसे लोग वहाँ शामिल हुए। तो और उत्तर प्रदेश से भी, तो मतलब हमारे कहने का है कि जो सांस्कृतिक आंदोलन की जो एक जड़ता थी, जन संस्कृति मंच ने इसे एक नए धरातल पर खड़ा किया, तोड़ा। मतलब विभिन्न तरह की सांस्कृतिक क्षेत्र अभिव्यक्तियां, कलाकार, आप आज के दिन में सिर्फ लेखकों को संगठित करके कोई व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन आप नहीं चला सकते, जब तक कि जनता के बीच से पैदा होने वाली उन तमाम कलात्मक अभिव्यक्तियों को आप अगर मंच नहीं देते हैं, तो एक व्यापक कला आंदोलन, रचना का आंदोलन, विचार का आंदोलन आप नहीं संचालित कर सकते। यह बात जन संस्कृति मंच ने। दूसरी चीज, सांस्कृतिक क्षेत्र की जो अपनी विशिष्टता है, उसकी जो लंबी सुदीर्घ परंपरा है हमारे यहाँ, जन संस्कृति की जो लंबी सुदीर्घ परंपरा है उसे, और अपनी जमीन के जो संघर्ष हैं, तो इसीलिए एक तरफ हमारे यहाँ लोक कलाकार, लोक गायक
तो दूसरी तरफ गंभीर बहसों में, तमाम गंभीर सवालों पर हस्तक्षेप करने वाले वैचारिक बहसों के में कैसे शामिल हुआ जाए। तो यह एक पूरा का पूरा जन संस्कृति मंच में एक तरफ जमीन से जुड़े हुए कलाकार, दूसरी तरफ उनसे जनता के संघर्षों से जो वैचारिकी निर्मित हो रही है, उस वैचारिकी को एक नया धरातल दिया जाए, उसे विचार विमर्श का हिस्सा बनाया जाए। यह जरूरी है। इसके लिए एक ऐसा संगठन जिसके पास एक व्यापक नजरिया हो, जनपक्षधरता हो और स्थितियों के मूल्यांकन का वस्तुगत नजरिया भी हो, उसके पास वो विश्लेषण कर सके। तो यह हम लोगों ने जो कोशिश की, जन संस्कृति मंच जो अस्तित्व में आया, वह एक व्यापक सांस्कृतिक नजरिए के साथ आया और उसी की देन है कि आज हमारे पास आज भी फिल्म, सिनेमा का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, नाटक का क्षेत्र हो, लेखन का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो। हम लोगों ने उन दिनों ऐसे भी काम किए। सम्मेलन के बाद विजेंद्र अनिल की भोजपुरी गीतों की किताब छपी। उन्हीं दिनों गुरिल्ला सिनेमा, आनंद पटवर्धन हमारी कार्यकारिणी के सदस्य थे। महाराष्ट्र से हौसला प्रसाद सिंह और आनंद पटवर्धन, कमर वेवाड़ी राजस्थान से थे, तरसेम गुजराल जो उपन्यासकार हैं वो हमारे, मैनेजर पांडे, ये सारे लोगों को लेकर के हमारी कार्यकारिणी ये हमारी गठित हुई। तो ये आप खुद भी आप देखेंगे कि यह किस तरह से जन संस्कृति मंच, और मुझे लगता है कि मैंने जो बातें बहुत अस्त व्यस्त, बहुत विशृंखलित और बहुत कितना मैं कन्वे कर पाया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी स्मृतियों में कुछ रहती हैं, कुछ चली जाती हैं, और फिर आप यह प्रक्रिया 67 से शुरू होती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक लंबे इतिहास को, क्योंकि यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि बांदा सम्मेलन में बहस के मुद्दे क्या थे, वो क्या दो सवाल थे। और फिर समर्पणवाद, जो हमने समर्पणवाद ये जो चिन्हित किया है, तो समर्पणवाद क्या है, संकीर्णतावाद क्या है। तो मैं समझता हूँ कि अगर यह दस्तावेज प्रकाशित होता है और हमारे साथियों के बीच में आता है, क्योंकि जन संस्कृति मंच की उम्र 35 साल हो गई और हमारे पास सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आज भी जन संस्कृति मंच में ऐसे लोग, नौजवानों की पूरी टीम, एक नया खून हमेशा जन संस्कृति मंच में शामिल होता रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अपने विवेक से, यादाश्त से, कुछ दस्तावेज से, बहुत बिखरे ढंग से मैंने अपनी कुछ बातें कही आप लोगों को। मुझे लगता है कि जन संस्कृति मंच और मतलब इस हिंदी उर्दू पट्टी में, क्योंकि हमारी ये आज भी हमारे सामने दो बड़ी चुनौती आज भी जन संस्कृति मंच के सामने है। एक चुनौती उर्दू के लेखकों के साथ हिंदी उर्दू लेखकों की एकता का सवाल, और इसमें उर्दू के लेखकों को शामिल करने का सवाल, कैसे जन संस्कृति मंच को उर्दू लेखकों के एक बड़े हिस्से को इसमें शामिल किया जाए, और यह हिंदी उर्दू। और दूसरा, मेरे दिमाग से चीज़ें निकल जा रही हैं, और दूसरा ये हम लोगों ने यह भी तय किया था कि यह पहला चरण है जन संस्कृति मंच, जब हम हिंदी और उर्दू पट्टी के लेखकों और संस्कृति कर्मियों को एकजुट, एकताबद्ध कर रहे हैं। हमारा अगला चरण राष्ट्रीय स्तर के लेखकों और संस्कृति कर्मियों को संगठित करने का है। तो मुझे लगता है आज जन संस्कृति मंच के सामने जो उस समय ये सब सवाल थे, वो आज भी ये सवाल है, और
इस चुनौती को, जन संस्कृति मंच को, आज के हमारे नेतृत्व को, हमारे साथियों को, हम लोगों को के सामने ये चुनौती को हम लोग स्वीकार करेंगे और इस दिशा में हम लोग प्रयत्न करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मैं कुछ जन संस्कृति मंच के शुरुआती स्थापना के वो प्रक्रिया और उसके बारे में हमने आप लोगों को डाला। वो पता नहीं कितना मैं आप लोगों के सामने रख पाया चीज़ों को। संजय भाई ने कहा कि अब किताब की तैयारी शुरू हो। बिल्कुल शुरू हो। अब चीज़ें मैंने अपने उसमें निकाल लिया है और मैं बहुत जल्दी ही आपको ये सब सौंपने वाला हूँ। और आप लोग अब जन संस्कृति मंच की उम्मीद हैं। दीपक सिंह जी हैं, दीपक सिन्हा जी हैं, संजय जोशी जी हैं, सब लोग जिस स्तर पर सक्रिय हैं वो तो, और ख़ास तौर से देखिए ये कोरोना का काल और यह इस जीवंतता का ही प्रतीक है कि जो जब रास्ते बंद हैं तो कैसे नए रास्ते की तलाश कर ली जाए और उस नए रास्ते में हम अगर शायद ये तो आज जो वार्ता हो पा रही है, मुझे तो लग रहा है कि अगर कोरोना की तरह लॉकडाउन न हुआ होता तो शायद यह वार्ता भी स्थगित ही रहती और पता नहीं कब यह वार्ता भी संभव हो पाती। तो इस अर्थ में तो कहा जाए तो एक हर नकारात्मक चीज़ों में, नकारात्मकता में भी कुछ सकारात्मकता होती है। यह इसे सकारात्मकता के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और समकालीन जनमत ने जो 30 अप्रैल से जो पूरा अभियान चला रखा है वह तो एक हमारे जन संस्कृति आंदोलन का ही हिस्सा है। तो मैं आप सभी मित्रों का, रुचि जी भी आ गई हैं, रुचि और तमाम साथी लोग रहे, और जो मेरी पास चीज़ें थी, जो मेरी समझ थी, उसके आधार पर मैंने कुछ आप लोगों को चीज़ें उपलब्ध कराई, कुछ आदान प्रदान किया, साझा किया। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।